हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई मगनम मिड कैप फंड के बारे में। हालांकि इस फंड के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले भी बना रखी है, बट मुझे कुछ और चीजें भी दिखी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने नोन वन में जितने भी लोग सीखना समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को, उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और अगर मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डिसीजन लेने का मन भी करे कि हाँ ये म्यूचुअल फंड लेना है या बेचना चाहिए, तो फिर भी प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो आगे बढ़ते हम लोग, एक सवाल छोटा सा मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि जैसा कि हमारा मकसद एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का। एनएवी का मतलब आप सभी को पता होगा, नेट एसेट वैल्यू। अब जाहिर सी बात है कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीदते हैं तो पर यूनिट पे कुछ वैल्यू आपको पे करनी पड़ती है, वही एनएवी होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एनएवी का कम रहना ज्यादा अच्छा है ताकि हम ज्यादा यूनिट्स को खरीद सकेंगे। तो क्या लो एनएवी होने से सच में फायदा होता है? तो आपका जवाब क्या है? अगर यस है तो प्लीज यस लिखना कि यस, लो एनएवी होने से फायदा होता है, या नहीं, लो एनएवी होने से कोई फायदा नहीं होता है, हाई वाला ही अच्छा होता है। और तीसरा होता है डजेंट मैटर। मतलब क्या है कि लो एनएवी या हाई एनएवी से इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा फंड की परफॉर्मेंस पर आगे डिपेंड करता है कि किस तरीके से रिटर्न आगे जनरेट होने वाले हैं। तो आपका क्या आंसर है? प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ताकि पता चल जाए कि आप सही हो रहे हो गलत हो रहे हो। तो बहुत सारी बातें तो ये सब हमने कर ली। वापस से चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एसबीआई मगनम मिड कैप फंड के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो अपना ज्यादातर पैसा तो मिड कैप में ही लगाएगी। तो एक जो वॉलेटिलिटी को एक सबसे पहली चीज बता दूं, जो होता है कि अगर लार्ज कैप के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो कंपेरेटिवली थोड़े कम वोलेटाइल माने जाते हैं, मिड कैप कैटेगरी जो होता है, जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, ये उससे थोड़े से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बट इसमें ग्रोथ की भी ज्यादा चांसेस होते हैं। और सबसे मतलब स्मॉल कैप, जिसके अंदर कह सकते हो बहुत छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जो हाईली वॉलेटाइल हो सकते हैं, बट इक्वली जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा रिटर्न देने का भी पोटेंशियल ये रखते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं मिड कैप कैटेगरी की, जिसमें ठीक ठाक वॉलेटिलिटी होती है और आपको एक बेटर रिटर्न देने का पोटेंशियल भी रखती है। तो अभी इनके फंड मैनेजर्स कौन है? पहले हैं सुहानी अंदानी जी, जिनको लगभग 26 सालों का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और जुलाई 2010 से इस फंड को ये मैनेज कर रही हैं। दूसरे जो पर्सन है मिस्टर मोहित जैन जी, जो कि लगभग नवंबर 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और इनको लगभग 9 सालों का तजुर्बा है। अच्छा, एक चीज के लिए अपोलोजाइज कि मैंने लास्ट वीडियो में शायद जो एसबीआई स्मॉल कैप पे कहा था कि मोहित जैन जी को शायद 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां पे शायद ये मिसप्रिंट हो गया था। इन्हें 9 साल का ही एक्सपीरियंस है, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये मैनेज करते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि इन फंड मैनेजर ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्या फंड की परफॉर्मेंस रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसबीआई मगनम मिड कैप फंड में लास्ट एक साल में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। -2.3% का रिटर्न दिया, मतलब लॉस में ही रहा है। और ये अपने सेगमेंट में अगर बात करें तो ये 11th पोजीशन पे रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखो, जब मैंने इसके फंड की परफॉर्मेंस चेक कर रहा था, बाकी सभी से कंपैरिजन कर रहा था मिड कैप कैटेगरी में, तो मैंने देखा कि बस दो तीन भी नहीं, शायद एक दो ही ऐसे फंड थे जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है लास्ट एक साल में। इसके अलावा रेदन जितने भी मैंने देखे, तो सारे के सारे या तो मतलब 0.6% का प्रॉफिट, 0.1% का प्रॉफिट, या फिर वो लॉस में ही थे। तो मतलब कि इस कैटेगरी के एक दो फंड को छोड़ दिया जाए जिसमें से क्वांट भी है, तो नॉर्मली किसी ने भी अच्छा परफॉर्म लास्ट एक साल में करके नहीं दिखाया है। इसके अलावा लास्ट 3 साल की अगर हम परफॉर्मेंस को चेक करें, तो 26.76% का रिटर्न दिया, जो कि ये बहुत ही अच्छा है। और उसमें ये थर्ड पोजीशन पे थी जितने भी मिड कैप कैटेगरी में जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पोजीशन लिखी हुई है इसमें मैंने ऐसे फंड को काउंट नहीं किया जिनका एयूएम है 33 करोड़ का, या 50 करोड़ का, या 500 करोड़ का। मैंने कोशिश की है ऐसे फंड हाउसेस से ही इसका कंपैरिजन करने की, जिनका कम से कम मिड कैप कैटेगरी में जो एयूएम है वो कम से कम 1000-2000 करोड़ से ऊपर का हो। इसके अलावा आप लास्ट 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस को चेक करोगे तो लगभग 11.5% के आसपास का 9th पोजीशन पे थी ये। और लास्ट 10 सालों की बात करें तो ये 19% का सीएजीआई इसने मेंटेन किया था, और ये 5th पोजीशन पे थी। तो यहाँ पे इसने ये बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, यहाँ पे 10वें साल और 30वें साल और 5वें साल काफी कम लग रहा है। तो ये चीज आपको देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, ये फंड किस तरीके से आपको रिटर्न दे रहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं एक चीज आपको यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा कि देखो, ये फंड अच्छा तो परफॉर्म करता है, बट यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है।
मतलब किसी 1-2 साल आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको दिख रहे होंगे और किसी 1-2 साल थोड़ा-सा डामाडोल सा दिख रहा होगा, बहुत अच्छा रिटर्न आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव इसमें चलता रहता है। चलो तो हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं और कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसे फंड साइज़ भी कहते हो, लगभग साढ़े 8,000 करोड़ का है, एनएवी 158 का है और एनएवी को लेकर के मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। अगर आप सही होते हो, तो हो सकता है आपकी वजह से कई सारे जो बिगिनर हैं, उनको सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ देखते हो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, वो 0.98 है। अब ये कम है या ज़्यादा है, इसको समझना। देखो, जितनी भी डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ देखोगे कि नॉर्मली 0.4 से लेकर के 1 या 1.2 तक में रहता है नॉर्मली एक्सपेंस रेशियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका 0.98 मतलब ये हायर साइड पे है। ये कोई लोअर साइड पे नहीं है, तो एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा-सा ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो कि इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो 28% है, जो कि मेरे को ठीक लगा है। क्यों? क्योंकि लास्ट 1 साल में इसका देखोगे तो -2.3% का रिटर्न था, मतलब अच्छे रिटर्न नहीं दिए थे, इसने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया था। तो इस कंडीशन में पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देना, तो एक कहीं न कहीं फंड मैनेजर की इंस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है कि भाई उन्होंने पहले देख समझ करके उस फंड को चूज़ नहीं किया था, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे थे। तो मतलब अभी फंड में शायद जिसमें उनको आगे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद ना हो, उनको चेंज किया हो, या जिसमें आगे ज़्यादा अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद हो, उसके अंदर होल्डिंग्स को इन्होंने इंक्रीज़ किया हो। तो इस कंडीशन में जब इनका रिटर्न जो है नेगेटिव में है, अगर टर्नओवर रेशियो कम होता है, तो ये इनके फेवर में जाता है। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करेंगे तो लगभग ये 37.85% का है, टॉप 5 होल्डिंग लगभग 22% का है। तो ये होल्डिंग्स को देखकर मैं कहूँ तो मेरे को ये ठीक लगा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है। मेरे को ये बिल्कुल ठीक लगा है कि हाँ, जिस हिसाब से होनी चाहिए थी मिड कैप कैटेगरी में होल्डिंग्स, उतनी इसमें है। अब आगे चल कर के 2 चीज़ों को और देखेंगे हम लोग। एक हम लोग देखेंगे इसके रिस्क रेशियोज़ को, और सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं इसकी होल्डिंग्स को लेकर के, कि आगे क्या उम्मीदें है कि जिस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हो, कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे आप रिस्क रेशियो देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हो, यहाँ पे एवरेज के आस-पास ही है। आप बीटा भी देखोगे, ये जो है ये एवरेज लिखा हुआ है और ये जो है 0.86 इसका फंड का है, ये भी यहाँ पे आस-पास ही है। शार्पे रेशियो आप देखोगे तो 0.78 है। लास्ट जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पे वहाँ पे जाकर देखना इसका एवरेज भी, मतलब मिड कैप कैटेगरी का एवरेज भी शार्पे रेशियो ज़्यादा था। तो लास्ट 1 साल में आप खुद से देख सकते हो कि उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है मिड कैप कैटेगरी में। तो इसका यहाँ पे शार्पे रेशियो पिछली बार से थोड़ा-सा डाउन हुआ है, 0.98 पे है। पर मुझे लगता है कि आगे चल कर के अच्छा हो सकता है। बट इस चीज़ के लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसकी होल्डिंग्स को, जहाँ पे थोड़ी-सी क्लैरिटी होगी हमें कि ये फंड आगे जाकर के किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। तो आप इस जगह पे देखोगे कि इनके जो टॉप 10 या 15 होल्डिंग्स है, वो कौन-कौन सी, देखो सबसे पहले इन्होंने क्रिसिल में पैसा लगा रखा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इनकी सेकंड टॉप मोस्ट होल्डिंग है। थर्ड पे आप देखोगे तो पेज इंडस्ट्री है, शीला फोम है, स्केफलर इंडिया है, पीएनजी है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, द इंडियन होटल्स है, थर्मेक्स है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, मैक्स हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से आप जो इनको ये जो 10-15 मैंने यहाँ पे देखे टॉप मोस्ट होल्डिंग को जाकर के, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से। तो मैंने इसको लेकर भी देखा कि इन कंपनीज़ की जो शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस है कैसी हो सकती है। लॉन्ग टर्म में तो मैंने देखा कि ज़्यादातर कंपनियाँ इसमें अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अगर किसी वजह से, अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी पे दिक्कत आती भी है, तो मुझे फंड मैनेजर पे इतना बिलीव है कि वो उसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके टॉप 15 जो ये कंपनी है, उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ किया, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो भी नेक्स्ट 1 साल या 2 साल आ सकता है, ये कंपनियाँ अगले 2 साल के अंदर में अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखा सकती हैं। हाँ, इनमें से 2-4 कंपनियाँ मुझे टॉप 15 में ऐसी लगी थी, जिसके तुरंत से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करने के थोड़े-से चांसेस कम हैं। बट एक चीज़ का इस इंडस्ट्री में ध्यान रखना, जैसे अभी बहुत ज़्यादा रिसेशन का डर है, या बहुत सारे जो सर्कमस्टेंसेस है, वर्ल्ड वॉर और ये सब चीज़ों की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है। शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि ये मिड कैप कैटेगरी में आपको उतना ज़्यादा अच्छे रिटर्न ना मिले जितने की आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो कि लंबे समय के लिए ही पैसा लगा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा लगा सकता है वो। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल या 2 साल के लिए टेस्ट मार रहा है कि हाँ, अच्छे रिटर्न मिल गए तो मैं लेके निकल जाऊँगा। हाँ, मिल जाए, लेके निकल जाओ, अच्छी बात है। बट जो माइंडसेट है वो आपका यही होना चाहिए कि आपको यहाँ पे लंबे समय के लिए जाना है। जैसे अगर आपका कोई गोल है जो नेक्स्ट 7 ईयर या 10 ईयर के लिए है, तो ऐसे लोगों को ही इस फंड के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज़ शॉर्ट टाइम में आपने देखा, मैंने आपको कहा भी था कि कभी-कभी ये बहुत अच्छे रिटर्न देता है और कभी-कभी थोड़ा-सा नॉर्मल सा रहता है। ज़्यादा अच्छे रिटर्न आपको नहीं मिलते हैं इंडस्ट्री कैटेगरी एवरेज के रिस्पेक्ट में।
तो इसलिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि लंबे समय के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए। एक लास्ट चीज़ यहाँ देख सकते हो कि मिड कैप कैटेगरी में इन्होंने लगभग 61% पैसा डाल रखा है और यहाँ पर ध्यान देना कि इन्होंने 22% पैसा स्मॉल कैप में भी डाला हुआ है। जो जैसा कि मैंने बताया था कि स्मॉल कैप थोड़े से ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, बट इक्वली इनके अंदर अगर अच्छी कंपनी का चुनाव हो जाए, तो रिटर्न देने का जो पोटेंशियल है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लार्ज कैप थोड़ा-सा सेफ्टी को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है, तो ये 11% है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो लगभग 5% का है, तो इनके जो एसेट एलोकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, जैसा एक आइडियल मुझे लगता है होना चाहिए। बट ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप और मैं एक ही मत रखें, हो सकता है कि हमारा एसेट एलोकेशन का जो तरीका है, वो थोड़ा डिफर हो। बट हाँ, मुझे जैसा लगता है कि हाँ, मिड कैप कैटेगरी में जितना होना चाहिए, तो सबसे बिल्कुल ये ठीक है। कंपनीज़ भी मेरे को ठीक लगी हैं, आगे चल कर के अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। पर ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना मेरे अकॉर्डिंग इसमें सही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है। और लास्ट में अगेन से एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी डिसीज़न या एक्शन लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर से ले लेना। तो वापस से चलते हैं हम अपने अगेन से उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कई लोगों का मानना है कि एनएवी जो कम होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी है, समझनी है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो रिव्यू भी करवा सकते हो, बट आप कोशिश करा करो, ये मत पूछा करो मुझसे कि मेरे को कोई फंड सजेस्ट कर दो। देखो भाई, अगर आपको फंड सजेशन ही चाहिए, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ले लो। मतलब चाहते हो आपका पैसा भी बच जाए और सामने वाले की नॉलेज भी यूज़ कर लो। तो ये चीज़ें मत करो। हाँ, आपको सीखना समझना है तो प्लीज़ से कॉन्टैक्ट करो। कोई कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द वहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलते हैं हम लोग, लाइक ज़रूर कर देना और अपने कॉन्टैक्ट में लोगों को शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। आज के लिए टाटा, बाय-बाय।